हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 का थर्ड ब्लॉक का 7 यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के शब्द डेमो से लिया गया है। तो लोकतंत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, और जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। और यूनानी भाषा में डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। तो यूनानी भाषा में जो डेमोस का अर्थ होता है वो होता है जनता। डेमोस का अर्थ जनता होता है, क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। मतलब इसका जो सामूहिक अर्थ होगा, इस वर्ग का सामूहिक अर्थ हो जाएगा प्रजा का शासन या फिर जनता का शासन। तो ये लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा जनता का शासन। इस तरह स्पष्ट है कि लोकतंत्र का अर्थ प्रजा या लोगों का शासन है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये है लोकतंत्र की परिभाषा। तो लोकतंत्र की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी है, अपने अपने तरीके से दी है। लोकतंत्र की परिभाषा अलग अलग विचारकों ने, विद्वानों ने दी है। तो सबसे पहले है डायसी। डायसी ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है, तो वह कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा ये निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा इसे अपदस्थ करने की भी विधि है। तो वही है, जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता का शासन होता है। जनता जो है वो सरकार पर अपना नियंत्रण रखती है। जो फैसले लिए जाते हैं वो जनता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जनता को ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शासक जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसले कर जा रहा है और जनता का उसमें कोई वो नहीं है, जनता के साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। जनता के हित को ध्यान में रखकर लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं, और जनता जो है वो ही सरकार की नियुक्ति करती है। जो पीएम या फिर सीएम वगैरह बनाए जाते हैं तो वो जनता चुनती है और उसके बाद वो बनते हैं, और जनता जो होती है वो उन पर नियंत्रण भी रखती है, और अगर जनता चाहे तो वो उनकी सरकार गिरा भी सकती है। तो ये एक ऐसी विधि होती है लोकतंत्र। अब इसके बाद जो है बहुत सारे विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 2-3 की पढ़ूंगी। पहले है डायसी, दूसरे है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा हो। ये बहुत इजी परिभाषा है और बहुत छोटी सी भी है, तो अगर आप याद कर लेंगे, क्योंकि परिभाषा जो होती है वो पेपर में लिखना कंपलसरी होता है। परिभाषा अगर आप लिखते हैं तो उससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं वो याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी सी और बहुत छोटी सी परिभाषा है, तो ये और बहुत इजी भी है। तो अगर आप ये लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे इससे। फिर इसके बाद गिडिंग्स ने कहा है कि प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, बल्कि राज्य और समाज का रूप या इन तीनों का मिश्रण भी है। फिर इसके बाद मैक्सी एक अलग विचारक है, इन्होंने भी दी है। डॉक्टर बैनी प्रसाद इन्होंने दी है। तो ये अगर आपको मतलब लेनी हो, याद करनी हो या फिर लिखनी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारी नहीं पढ़ूंगी। ब्राइस है एक वैज्ञानिक, माइकल मूर ये एक विचारक है, इन्होंने दी है। वैसे तो आपको सारी नहीं करनी चाहिए, बस थोड़ी सी जो इजी लगे आपको वो कर लीजिएगा। जैसे कि सीले ने बोला है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक हिस्सा हो। तो ये भी छोटी सी है और इजी भी है। फिर डायसी ने एक और दूसरी परिभाषा दी है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग राष्ट्र का एक प्रमुख हिस्सा हो। ठीक है, तो अब ये छोड़ देते हैं। अब इसके बाद लोकतंत्र की प्रकृति क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता के अधिकार पर आधारित होती है। लोकतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। प्रत्येक नवयुवक व नवयुवती को 18 वर्ष की आयु के बाद मत देने का अधिकार होता है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी लिखा हुआ है। लोकतंत्र जो है वो नागरिकों को मौलिक अधिकार होता है, हर किसी को, हर व्यक्ति को जो है वो वोट देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। 18 वर्ष से जितने भी लोग बड़े हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। लोकतंत्र में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होता है, सबको एक समान तरीके से अधिकार दिए जाते हैं और मत देने का भी अधिकार उन लोगों के पास होता है।
तो समानता वाली व्यवस्था होती है। लोकतंत्र जो होती है, सभी निर्णय जो है वो बहुमत द्वारा किए जाते हैं। उदारवादी लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था होती है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं और बहुमत के द्वारा जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। समाचार पत्र जो होते हैं उनको सरकार की नीतियों के बारे में उनकी अपनी राय प्रकट करने की भी आज़ादी होती है, उनको स्वतंत्रता होती है। वो सरकार के बारे में जो है बात कर सकते हैं और कोई भी अपनी राय जो है वो सरकार के बारे में रख सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने सरकार के बारे में कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ अभी ऐसा जैसे पहले टाइम में होता था, जो अधिनायकवादी शासन होता है उसमें किसी भी व्यक्ति को सरकार के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो लोकतंत्र होता है उसमें सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होता है। लोकतंत्र के अंदर जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना जाता है, क्योंकि जनता ही अपने वोटों द्वारा ये निर्णय लेती है कि कौन सा दल सरकार बनाएगा। तो समझ में आ गया, जब जनता किसी दल को चुनती है जब ही वो दल सरकार बनाता है, नहीं तो सरकार नहीं बना सकता है वे दल। आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय एवं स्थायित्व वाली व्यवस्था लोकतंत्र है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें शास्त्रीय लोकतंत्र, क्लासिकल डेमोक्रेसी। तो प्राचीन यूनान में विकसित एथेनियन लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली को शास्त्रीय लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रणाली में सभी नागरिक नियमित बैठकों में भाग लेते थे तथा नीति निर्माण प्रक्रिया में तर्क वितर्क करते थे। इस प्रणाली में स्त्री, बच्चे तथा दास राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। तो शास्त्रीय लोकतंत्र जो है वो प्राचीन यूनान में ये व्यवस्था थी शास्त्रीय लोकतंत्र की। इसमें जो लोग होते थे वो एक जगह पर बैठते थे और बैठकों में भाग लेते थे और फिर तर्क वितर्क की प्रक्रिया होती थी। नीतियां बनाई जाती थी यहाँ पर। और जो बच्चे होते थे, जो गरीब लोग होते थे और जो स्त्रियां होती थी, उनको यहाँ पर जो है ये अधिकार नहीं दिया जाता था, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये एक तरह से लोकतंत्र कहा गया है। ये शास्त्रीय लोकतंत्र, शास्त्रीय या फिर प्राचीन लोकतंत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों को अधिकार नहीं था, बच्चों को नहीं था, और जो दास थे, गरीब लोग थे, उनको भी अधिकार नहीं था। तो स्त्री के पुरुष के मुकाबले अधिकार सीमित थे। मतलब स्त्री को बहुत कम अधिकार दिए जाते थे। वे केवल पत्नी के रूप में बच्चों का पालन पोषण करती थी और इस प्रणाली की, और वो जो स्त्री होती थी वो सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करती थी एक पत्नी के रूप में, उसके पास और कोई अधिकार नहीं होता था। इसलिए इस व्यवस्था की, इस वाली शास्त्रीय लोकतंत्र की जो है आलोचना की जाती है। अब इसके बाद आता है दूसरा कुलीनवादी सिद्धांत, कुलीनवादी लोकतंत्र या फिर कुलीनवादी सिद्धांत। तो सत्ता सदैव कुलीन लोगों के हाथों में है। कुलीन मतलब जो लोग पैसे वाले हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो कुलीनवादी लोकतंत्र कहलाता है। तो सत्ता जो होती है कुलीनवादी लोकतंत्र में, वो हमेशा जो पैसे वाले लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं आर्थिक रूप से, तो उनके हाथों में सत्ता रहती है। ये सिद्धांत अर्थतंत्र के लोह नियम में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी शासन प्रणाली में ज्यादातर शक्ति, प्रतिष्ठा, संपत्ति आदि शासक वर्ग के पास होती है। नेतृत्व के अभाव में शासक कुलीन वर्ग का अनुसरण करता है। तो इसमें बताया गया है कि ज्यादातर जो शासन होता है, शक्ति होती है, संपत्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, वो शासन वर्ग के पास ही रहती है। तो ये कुलीनवादी लोकतंत्र हो गया। अब इसके बाद आएगा बहुलवादी लोकतंत्र, बहुलवादी या फिर बहुलतावादी लोकतंत्र। तो बहुलतावादी लोकतंत्र कहता है कि नीति निर्माण एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है। मतलब नीति जो है वो उसका विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, उसको भागों में बांट देना चाहिए। कुलीनवादी की तरह ये शक्ति को कुछ हाथों में केंद्रित नहीं मानता। जैसे कुलीनवादी सिद्धांत जो है वो सिर्फ शासक वर्ग के हाथ में केंद्रित रहता है, लेकिन जो बहुलतावादी सिद्धांत है या फिर बहुलवादी सिद्धांत, वो सभी में जो है शक्ति को बांटने पर जोर देता है। ये बहुलवादी जो सिद्धांत कहता है कि सभी लोगों के हाथों में, सभी वर्गों के हाथों में जो है वो शक्ति होनी चाहिए, सभी में शक्ति को बांट देना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्ति किसी एक के पास ना हो, बल्कि सब लोगों के पास हो। इसके अनुसार बेशक कुलीन वर्ग किसी भी शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, फिर भी राजनीतिक प्रक्रिया में सदैव सर्वोच्च नहीं होते। तो बहुलवादी लोकतंत्र जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये जो कुलीनवादी लोग होते हैं ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं किसी भी शासन व्यवस्था में, लेकिन हमेशा से ये राजनीति में हमेशा इनको सर्वोच्च नहीं माना जा सकता। ये बहुलवादी लोकतंत्र कहते हैं। फिर अब इसके बाद है सहभागी लोकतंत्र।
वह लोकतंत्र जो नीति निर्माण की प्रक्रिया में सामान्य हित को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों की सहभागी का समर्थन करता है। इसे लोकतंत्र के कुलीनवादी तथा बहुलवादी सिद्धांत से श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब सहभागी से आपको समझ में आ रहा होगा, सहभागी लोकतंत्र जो है उसमें सभी लोगों को, सभी नागरिकों की सहभागिता होती है, भागीदारी होती है। तो भागीदार होते हैं सभी लोग इसमें, तो इसलिए इसको सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। और ये जो लोकतंत्र है ये कुलीनवादी लोकतंत्र और बहुलवादी लोकतंत्र, जो अभी मैंने पढ़ाया ऊपर, कुलीनवादी लोकतंत्र और बहुलवादी लोकतंत्र। बहुलवादी में तो सारे वर्ग शामिल होते हैं और कुलीनवादी में सिर्फ शासक वर्ग होता है। तो इन दोनों से ज्यादा अच्छा माना गया है, इसको श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके बाद है विमर्शी लोकतंत्र। तो विमर्शी लोकतंत्र जो होता है वो सर्वहित की प्राप्ति के लिए राजनीतिक निर्णय नागरिकों के बीच न्यायपूर्वक और तर्क संगत विचार विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। तो विमर्शी लोकतंत्र कहता है कि सभी के हित के लिए जो राजनीतिक निर्णय है वो नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण और तर्क संगत विचार विमर्श से होना चाहिए। मतलब जो नागरिक हैं उनके लिए जो है निर्णय जो होने चाहिए वो न्यायपूर्वक होने चाहिए और तर्क वितर्क करके, विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाना चाहिए। और ऐसे निर्णय होने चाहिए जिससे सबका हित हो, सबका भला हो, सबके साथ एक समान व्यवहार हो, किसी का साथ भेदभाव ना हो। तो ऐसा विमर्शी लोकतंत्र में जो है विचार विमर्श किया जाता है, इसलिए इसका नाम विमर्शी लोकतंत्र है। तो विमर्शी लोकतंत्र कहता है कि विमर्शी लोकतंत्र के जो समर्थक है उनका मानना है कि स्पष्ट संचार और लोकतंत्र के मैंने एक ही लाइन दोबारा से पढ़ ली। स्पष्ट संचार और उत्तम न्यायपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न निर्णयों पर सहमति बनाकर वैधता प्राप्त की जा सकती है। तो न्यायपूर्वक प्रक्रिया होनी चाहिए इसकी, और जब न्यायपूर्वक प्रक्रिया होगी तो सभी निर्णयों पर सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए। जब सब लोगों की निर्णयों पर सहमति होगी तो उस पर हम वैधता प्राप्त कर सकते हैं। ये विमर्शी लोग कहते हैं, विमर्शी लोकतंत्र वाले जो विमर्शी लोकतंत्र के समर्थक होते हैं। ये आपको समझ आ गया। अब सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा जो पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचे में सामाजिक न्याय के लिए और सामूहिक सौदेबाजी के इंतजाम वाली एक नीति व्यवस्था के लिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र, आय पुनर्वितरण के उपाय, सामान्य हित के लिए अर्थव्यवस्था का विनियमन व कल्याण, राज्य के प्रावधानों संबंधित प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेपों का समर्थन करती है। तो सामाजिक लोकतंत्र जो है वो ये कहता है कि सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक व्यवस्था भी है, आर्थिक विचारधारा भी है। तो ये एक ऐसी विचारधारा है। और सामाजिक विचारधारा में, सामाजिक लोकतंत्र में पूंजीवादी व्यवस्था का जो ढांचा है वो न्यायपूर्वक होना चाहिए। समाजवादी मांग करते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था उसका ढांचा जो है वो सामाजिक होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए और सामूहिक सौदेबाजी या फिर साझेदारी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और नीति निर्माण में जो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र होना चाहिए, आय के पुनर्वितरण के उपाय होने चाहिए, सामान्य हित के लिए अर्थव्यवस्था का विनियमन कर देना चाहिए, राज्य के कल्याण के लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे राज्य का कल्याण हो। तो ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे राज्य का कल्याण हो। और सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेपों का समर्थन, तो सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेपों का समर्थन भी सामाजिक लोकतंत्र करता है। अब समाजवादी लोकतंत्र मार्क्सवादी चिंतन में आधारभूत परिवर्तन की बात करता है। तो समाजवादी जो लोकतंत्र है वो कहता है कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है या फिर मार्क्सवादी जो अवधारणा है उसमें परिवर्तन करने की बात करता है। दोनों के लक्ष्यों में समानता है, लेकिन समाजवादी लोकतंत्र क्रांति के बजाय उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण के माध्यम से इसे प्राप्त करना चाहता है। तो समाजवादी जो है वो क्रांति नहीं करना चाहते, बल्कि वो उत्पादनों के साधन पर राज्य का नियंत्रण करना चाहते हैं और फिर उसी के आधार पर जो है ये जो लोग हैं उनको बराबरी देना चाहते हैं, उनको बराबरी देना चाहते हैं, उनको समानता देना चाहते हैं। लेकिन जो मार्क्सवादी लोग हैं, मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो ये कहती है कि लोगों को क्रांति के माध्यम से ही अपना अधिकार छीनना होगा लोगों से। जो सत्ता वर्ग है, जो शासन वर्ग है, उनसे गरीब लोगों को, जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनको अपना अधिकार छीनने के लिए उनको अपना अधिकार छीनना होगा और इसके लिए उन्हें क्रांति करनी होगी। तो ये मार्क्सवादी लोग कहते हैं। समाजवादी लोकतंत्र की इस मार्क्सवादी समालोचना में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि इसमें वर्गीय शासन के लिए बुर्जुआ ताकतें मुखौटा पहने रखती हैं।
तो मार्क्सवादी जो कहते हैं वो कहते हैं मार्क्सवादी कि यहाँ पर वर्गीय शासन होता है और इसलिए जो है इसलिए इसको जो है खत्म कर देना चाहिए, इस वर्गीय शासन को, वर्ग विहीन समाज बनाना चाहिए। लेकिन जो समाजवादी हैं, समाजवादी लोकतंत्रवादी, वो इस शासन का विरोध करते हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं। इसके बाद इसके बजाय समाजवादी लोकतंत्रवादी लोकतंत्र को समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानते हैं। इस कारण वे नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और उद्योग में राज्य के नियंत्रण की बात करते हैं। तो समाजवादी जो है वो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाजवादी लोकतंत्र को जो है अनिवार्य मानते हैं, और समाजवादी कहते हैं कि राज्य का कल्याण होना चाहिए और राज्य के कल्याण नागरिकों का कल्याण होना चाहिए, और नागरिकों के कल्याण के लिए जो राज्य है उसको उद्योग और व्यापार पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। जबकि मार्क्सवादी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए व्यापार और उद्योगों पर, बल्कि राज्य का नियंत्रण नहीं, बल्कि जो वर्ग है, वर्ग विहीन समाज भी समाप्त होना चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए सत्ता पर। और जबकि जो समाजवादी होते हैं वो कहते हैं कि राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। अब जनवादी लोकतंत्र, तो जनवादी लोकतंत्र जो है वो अस्तित्व में तब आया जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों जैसे कि हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और रोमानिया आदि देशों में इसे अपनाया गया। तो जनवादी लोकतंत्र को जो है, ये जो मैंने अभी देशों के नाम लिए, पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, इन सभी लोगों ने जनवादी लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र के इस रूप में उत्पादन के प्रमुख साधनों को तो सामाजिक स्वामित्व में रखा जाता है, लेकिन सरकार चलाने के लिए सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि छोटे बड़े व्यवसायी, किसान और कामगार मिलकर सरकार चलाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उत्पादन के प्रमुख साधन जो होते हैं वो सामाजिक स्वामित्व में रखा जाता है। उत्पादन के साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखा जाता है, समाज में होते हैं वे, और जो सरकार चलाने के लिए जो है अधिनायक तंत्र स्थापित नहीं होता। सर्वहारा वर्ग अपना अधिनायक स्थापित नहीं करता इसमें, और बड़े बड़े जो व्यवसायी और किसान कामगार होते हैं वो मिलकर सरकार चलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक वर्ग सरकार चला रहा है, बल्कि सभी लोग जो किसान होते हैं, कामगार होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सब लोग मिलकर सरकार चलाते हैं। तो ये होता है जनवादी लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में एक दोष ये है कि इसमें व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रताओं की अनदेखी की जाती है और इसमें भारी कटौती कर दी जाती है। तो इसका बस यही दोष है कि इसमें नागरिक स्वतंत्रता की जो है वो अनदेखी होती है और उसको कम कर दिया जाता है। अब इसके बाद है ई लोकतंत्र। ई लोकतंत्र जिसे डिजिटल लोकतंत्र कहते हैं, इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि एक इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में प्रचलित नाम है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। डिजिटल तरीके से लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ई लोकतंत्र की आवश्यकता हुई। तो इसमें बताया गया ई लोकतंत्र मतलब डिजिटल लोकतंत्र। तो डिजिटल लोकतंत्र में क्या होता है कि संचार के जो माध्यम है, सूचना प्रौद्योगिकी है, संचार प्रौद्योगिकी, तो इसके माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोकतंत्र के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो फिर वो लोकतंत्र में शामिल होंगे, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा इससे, और इससे जो है एक अच्छी सरकार का निर्माण हो सकेगा। तो ये हो गया हमारा ई लोकतंत्र। ये सरकार का एक रूप है जिसमें सभी नागरिकों को प्रस्ताव रखने व कानूनों में के निर्माण में समान रूप से भाग लेने का मौका मिलता है। वही जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो वो कानून निर्माण में भी अपना जो है भाग ले सकेंगे। कानून निर्माण में साथ ही लोग अपने विचारों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ई लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो अपने जो विचार होंगे, अपनी जो भावनाएं होंगी वो सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं, और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों के लिए समान रूप से काम करने वाला इंटरनेट लोकतंत्र। ई लोकतंत्र मतलब इंटरनेट लोकतंत्र, और इसमें जो है वो ये जो लोकतंत्र है इंटरनेट लोकतंत्र, ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों में समान रूप से काम करता है। तो इंटरनेट लोकतंत्र वही इंटरनेट के लोकतंत्र के माध्यम से जो है लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, और लोगों की जो सूचनाएं हैं और विचार हैं वो सरकार तक पहुंच रहे हैं, और सरकार की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ये हो रहा है। अब भारतीय लोकतंत्र, तो इंडिया में लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र उसके बारे में देख लेते हैं।
तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली लागू है। इसके साथ ही भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है और सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय लोकतंत्र का एक संघीय रूप है जिसके अंदर केंद्र में एक सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी है तथा राज्य के लिए अलग अलग सरकारें हैं जो उनके विधान सभाओं के लिए समान रूप से जवाब दें। तो आपको पता है भारतीय लोकतंत्र, ये तो 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहा है। भारतीय लोकतंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे सफल लोकतंत्र भी है भारतीय लोकतंत्र जो है। तो भारत में जो है एक संघीय सरकार होती है, राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय सरकार होती है, संघीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं एक सरकार होती है जो पीएम वाली सरकार होती है। प्रधानमंत्री वाली जो सरकार होती है वो संघीय सरकार होती है और वो जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद को जवाब होती है। अगर वो कोई भी काम करती है तो संसद से उसको अनुमति लेनी पड़ती है और संसद उससे पूछ सकती है। तो ये है। और फिर उसके बाद जो राज्य सरकार होती है वो अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकार होती है और वो अपनी विधानसभाओं के जवाब देते हैं या फिर उत्तरदायी होती है। भारत के कई राज्यों में नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इन चुनावों में कई पार्टियां केंद्र तथा राज्यों में जीतकर सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अक्सर लोगों को सबसे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो वही है, भारत में जो राज्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो अलग अलग अंतराल के बाद अंतराल, यानी कि 5 साल, जैसे भारत में 5 साल बाद चुनाव होता है, राज्यों के चुनाव भी, और जो पीएम वाला चुनाव होता है, संघीय सरकार का चुनाव जो होता है वो भी 5 साल में ही होता है। तो 5 साल के लिए 5 साल के अंतराल में चुनाव होते हैं। 5 साल तक एक सरकार रहती है, राज्यों में भी और केंद्रीय स्तर पर भी। और जो पार्टियां होती हैं वो अलग अलग पार्टियां होती हैं। अलग अलग पार्टियां जो होती हैं वो राज्यों में जीतकर अपनी अपनी सरकारें बनाती हैं, वो कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। और फिर जो लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार होता है, जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होता है, तो उसको ही चुनाव करते हैं लोग, जो लोगों की बातों को अच्छे से समझता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि वो उनके अच्छा काम करेगा, उनके लिए अच्छा काम करेगा। तो लोग जो होते हैं उसी को चुनते हैं और फिर उसी की सरकार बनती है। और लोगों को जो है वो सरकार बनाने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों को सरकार जो होती है, सरकार नहीं, जो पार्टियां होती हैं वो अपनी अपनी नीतियां बताती है लोगों को, वो सरकार बनाने के बाद क्या काम करेंगी। तो जो लोगों को, जो जनता होती है, उसको जो भी पार्टी की जो नीतियां हैं वो अच्छी लगती हैं तो वो उसी को ही वोट देते हैं। लेकिन फिर भी जातीय समीकरण भारतीय राजनीति में एक बड़ा कारक है, चुनावी प्रक्रिया को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो जातीय जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय राजनीति में और ये चुनावी प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अभियान चलाए जाते हैं तथा लोगों के विकास के लिए, उनके भविष्य के एजेंडे पर लाभ के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर जोर दिया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि वो पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वे क्या काम करेगी, लोगों की भलाई का काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी, क्या क्या विकास, किस तरह का विकास करेगी और क्या क्या होगा। तो ये सब बताया जाता है। तभी वो लोग जो होते हैं वो वोट दिए जाते हैं, उनको जो जनता है वो वोट देती है और फिर उसके बाद भी अपनी सरकार बनाते हैं। तो भारत में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। हालांकि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्वव्यापी प्रशंसा प्राप्त हुई है, पर अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें हमारे लोकतंत्र को सुधार की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र को सही मायने में परिभाषित किया जा सके। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और आपको समझ भी आ रहा है। सामाजिक आर्थिक समानता जो है वो सुनिश्चित करना लोकतंत्र का काम होता है और इसमें जो है अभी भी लोकतंत्र में जो है अभी कुछ सुधार की जरूरत है ताकि उसको सभी रूपों में जो है हर जगह जो है स्थापित किया जा सके। सरकार को लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निरक्षरता मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद के साथ साथ लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भी काम करना चाहिए। तो मतलब लोगों को पढ़ाना चाहिए, सरकार को शिक्षा पर बल देना चाहिए, गरीबी को खत्म करना चाहिए, सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहिए और जो जातिवाद है वो भी खत्म करना चाहिए। जातिवाद के साथ साथ लैंगिक भेदभाव हो रहा है, जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है स्त्री पुरुष का, तो उसको भी खत्म करना चाहिए। ये सारे काम सरकार को करने चाहिए, तभी जो है हमारा जो लोकतंत्र है वो सुधर सकता है।
वर्तमान समय में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुगलों, मौर्य, ब्रिटिश और अन्य कई शासकों द्वारा शताब्दियों तक शासित होने के बाद भारत आखिरकार 1947 में आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक देश बना। तो आपको पता है हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा, भारत में जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत पर कितने सारे लोगों ने, मौर्यों ने, मुगलों ने और ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो शासन रहा है भारत पर। उसके बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जब अंत हुआ 1947 में, तब भारत जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया और फिर जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ भारत में। तो भारत में लोकतंत्र 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है संप्रभुता। इसका मतलब जो संप्रभुता होती है यानी कि अपने निर्णय स्वयं लेना। तो इसका मतलब है भारत किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त है। मतलब कोई भी जो विदेशी शक्ति है वो भारत को कंट्रोल नहीं कर सकती, भारत अपना निर्णय खुद लेगा और भारत को कोई भी जो है उसमें भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर दूसरा समाजवाद। तो इसका मतलब है कि नागरिक को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करना। समाजवाद का मतलब आपको पता है, समानता प्रदान करना सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर। फिर है आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, सॉरी, आर्थिक आधार पर। धर्मनिरपेक्षता। तो इसका मतलब है सभी धर्मों को जो है बराबर मानना, किसी भी धर्म को ज्यादा या फिर कम नहीं समझना, बल्कि सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्गों को एक समान बराबर समझना। फिर लोकतांत्रिक। तो भारत सरकार अपने नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र का मतलब यही है। तो भारतीय लोकतंत्र में सभी लोग हिस्सा लेते हैं, चाहे वे कोई भी हो, बच्चे तो नहीं लेते, बड़े लोग और जो स्त्रियां होती हैं, गरीब लोग, हर कोई लोकतंत्र में हिस्सा लेता है और भारत की सरकार चुनी जाती है। फिर गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब होता है एक प्रमुख वंशानुगत राजा या रानी नहीं। तो गणराज्य का मतलब ये होगा कि जैसे पहले के टाइम में राजा रानी राज करते थे और फिर उनके बाद उनके बच्चे राज करते थे, तो ये वंशानुगत क्रम हो जाता था। लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग सरकारें आती हैं और वे अपनी अलग अलग नीतियाँ बनाती हैं। तो अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।